हेलो दोस्तों, जिंदगी का एक सवाल जो हम अक्सर टाल देते हैं, लेकिन जिंदगी कभी नहीं टालती। अगर आज का आपका दिन आपका आखिरी दिन हो, आपकी जिंदगी अचानक आज यहीं रुक जाए, तो सोचिए आपके जाने के बाद आपके पीछे कौन रोएगा। क्या वो आपके लिए रोएंगे, आपके पैसे के लिए रोएंगे, आपकी डिग्री के लिए रोएंगे, या आपके नाम के लिए रोएंगे, या फिर उस एहसास के लिए जो आपने किसी के दिल में छोड़ा था। क्योंकि ज़्यादातर लोग मरते नहीं हैं, वो धीरे धीरे जीना छोड़ देते हैं। और यही किताब हमें याद दिलाती है, जिंदगी लंबी हो या छोटी, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने कैसे जिया। क्योंकि जिंदगी के आखिरी क्षणों में या आखिरी दिन में सवाल ये नहीं होगा कि आपने कितनी सफलता हासिल की, कितना कमाया। सवाल ये होगा कि आपके जाने के बाद किसकी आंखें नम हो गई, किसकी जिंदगी में आपकी कमी हमेशा खलेगी। आज की इस बुक समरी में हु विल क्राई व्हेन यू डाई, हम उन्हीं पर्दों को उजागर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। क्या आपने कभी खुद से ईमानदारी से पूछा है, मैं रोज जो कर रहा हूँ, क्या यही मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य है? जिंदगी अक्सर हमें बिजी रखती है, लेकिन पर्पसफुल नहीं। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज़ बार बार पूछती है, क्या मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए मैं बना हूँ? इंटरनल कॉलिंग कोई जादुई शब्द नहीं है। ये वो काम है जिसमें आप खुद को छुपाते नहीं, बल्कि पूरा सामने लाते हैं। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी कॉलिंग खोजते नहीं, वो इंतज़ार करते हैं जब सही समय आएगा, जब हालात बेहतर होंगे, जब डर कम हो जाएगा। लेकिन सच ये है, जिंदगी इंतजार नहीं करती। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो हालात खुद आपके लिए फैसले लेने लगते हैं। याद रहे, कॉलिंग बाहर से नहीं आती, वो अंदर से याद आती है। ये तब दिखती है जब आप पूछते हैं, मुझे किस काम में मीनिंग महसूस होती है, कौन सा काम करते हुए थकान कम लगती है, लोग किस बात के लिए मेरे पास आते हैं। जब आप अपने काम में खुद को मिला देते हैं, अपने आप को अपने काम में समर्पित कर देते हैं, तो वही काम आपकी पहचान बन जाता है। सोचिए, सुबह उठते ही आपको ये महसूस होता है कि आज का दिन किसी और की जिंदगी में थोड़ा सा फर्क लाने वाला है। कॉलिंग कोई बड़ा टाइटल नहीं है, ये रोज के छोटे फैसलों में छुपी होती है। जब आपकी जिंदगी को आप रिएक्ट करना छोड़कर डिजाइन करना शुरू करते हैं, तभी असली सफर शुरू होता है। एक कॉलेज का स्टूडेंट जो सिर्फ अब तक अपने मार्क्स के लिए पढ़ रहा था, उसके अंदर से रोज ये आवाज आती कि मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि उनका जीवन में बेहतरी आ सके। और उसी कॉलिंग को सुनकर जब उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो पहली बार उसे पढ़ाई में मीनिंग महसूस हुआ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे मैं दूसरों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज खुद से पूछिए, वो कौन सा काम है जिसे मैं बिना मजबूरी के भी कर सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है, अगर आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके अपने मन से ही हो, तो क्या? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, टॉक टू योरसेल्फ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, आप दिन भर सबसे ज्यादा बातें किससे करते हैं? दूसरों से नहीं, खुद से। हर इंसान के भीतर एक आवाज चलती रहती है, वो कभी हिम्मत बढ़ाती है, कभी वही आवाज सबसे पहले आपको तोड़ती है। आपका जीवन बाहर की परिस्थिति से नहीं, अंदर चल रही बातचीत से बनता है। आप खुद से क्या कहते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाती है। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग अपने आप से सबसे सख्त, सबसे बेरहम भाषा में बात करते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, लोग मुझसे बेहतर है। आप दिन भर यही शब्द मन में दोहराते रहते हैं और बिना देखे आत्मविश्वास को खोखला कर देते हैं। और यहीं पर लेखक बदलाव की कुंजी देते हैं, सचेत सेल्फ टॉक। आपको झूठे पॉजिटिव वर्ड नहीं चाहिए, आपको सही दिशा वाले शब्द चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने आप से कहें, मैं सीख रहा हूँ, हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। आप कहते हैं, मैं धीरे धीरे मजबूत बन रहा हूँ, हर अनुभव, हर चुनौती मुझे अंदर से ताकतवर बना रही है। जब आप शब्द बदलते हैं तो मन का रास्ता बदलने लगता है। कल्पना कीजिए, कठिन समय में भी आपका अंदरूनी स्वर कहे, जब चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही है, फिर भी आप कहते हैं ठीक है,
ये आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। उस पल कंधे हल्के लगते हैं, आपकी सांसें गहरी हो जाती है और आपके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। याद रहे, आप अपने विचार नहीं, आप उनके चालक हैं। अगर आप अपने मन से दोस्ती कर लेते हैं तो वही मन आपको सबसे ज़्यादा ताकत देता है, वो आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक स्टूडेंट जो हर परीक्षा से पहले खुद से कहता था मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं फेल हो जाऊँगा। लेकिन जब उसने अपने आप से वादा किया कि मैं अब अपने लिए अच्छा सोचूंगा, जब उसने अपने आंतरिक शब्दों को बदला, जब उसने कहना शुरू किया कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, चाहे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, तो उसे डर की जगह भरोसा आने लगा। एक चैलेंज आपके लिए, एक दिन पूरे दिन ध्यान दें कि आप खुद से क्या बोलते हैं। एक नकारात्मक वाक्य को पकड़कर उसे सकारात्मक वाक्य में बदल दें अपने शब्दों में। लेकिन सवाल ये है, अगर आपका मन रुकना ही न माने तो उसे शांत कैसे करें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, स्पेंड अ डे विदाउट योर वॉच। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन घड़ी, मोबाइल और टाइम सब बंद हो जाए तो क्या आप सच में जिंदगी जी पाएंगे? हम समय नहीं देखते, हम समय से डरते हैं। हर पल दिमाग में एक ही आवाज़ चलती रहती है, लेट ना हो जाऊं, अगला काम क्या है, इतना टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या हम समय के अनुसार चल रहे हैं या समय हमें चला रहा है? हाँ, घड़ी हमें प्रोडक्टिव बनाती है, लेकिन धीरे धीरे हमें वर्तमान से काट देती है। हम खाना खाते हुए नोटिफिकेशन देखते हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। समस्या समय की नहीं है, समस्या ध्यान की कमी की है। इस अध्याय में रॉबिन शर्मा हमें यही बताने का प्रयास करते हैं कि कभी कभी समय को देखना बंद करिए ताकि जिंदगी देखने लगें। एक दिन ऐसा जिए जहाँ घड़ी नहीं, आपका अनुभव आपकी दिशा तय करे। जब आप समय की गुलामी को छोड़ते हैं तो जीवन की गहराई महसूस होती है। समय को मैनेज करने से पहले जिंदगी को महसूस करना सीखिए। जो इंसान हर पल को दौड़ में बदल देता है वो मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन रास्ता खो देता है। आज आप 1 घंटा ऐसा जिए जहां घड़ी या मोबाइल न देखो, और उस 1 घंटे को जीने के बाद लिखें कि आपने उस समय पर कैसा महसूस किया। लेकिन अगर घड़ी छोड़ना मुश्किल लगे तो क्या होगा जब आप अपने डर से सामना करेंगे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, लिस्ट योर प्रॉब्लम्स। क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही आप अपनी परेशानी लिख देते हैं उसका बोझ आधा क्यों कम हो जाता है? हम ज़्यादातर समस्याओं को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, दिन रात वही बातें, वही डर, वही उलझन। लेकिन दिमाग कोई स्टोर रूम नहीं है जो सिर्फ सोचने के लिए बना है, ढोने के लिए नहीं, जो आपके विचारों को ढोता रहे। यही वजह है कि जब तक समस्या सिर में रहती है वो भारी लगती है। समस्या तब बढ़ती है जब हम उसे साफ शब्दों में देखते ही नहीं, जब सब कुछ मिला जुला रहता है, डर, गिल्ट, गुस्सा, कंफ्यूजन, और इसी उलझन में हम एक्शन लेना टालते रहते हैं। हम सोचते हैं पहले मन ठीक हो जाए फिर लिखूंगा, लेकिन मन ठीक लिखने से होता है जब आप अपनी उलझन को, अपनी समस्या को एक कागज पर लिख देते हैं तो वो आधी हो जाती है। अपनी समस्या को लिखो, क्योंकि जब आप कागज पर लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि समस्या क्या है, क्यों है, और मेरे कंट्रोल में क्या है, और मेरे कंट्रोल में उस समस्या को लेकर क्या चीज़ नहीं है। तो दिमाग को पहली बार स्पष्टता मिलती है। लिखने से आप समस्या से बाहर निकलते हैं। याद रहे, हर बड़ी समस्या असल में छोटे छोटे हिस्सों का जोड़ होती है। जो इंसान अपनी समस्याएं लिख लेता है वो डर से बाहर आ जाता है और समाधान की ओर बढ़ने लगता है। एक चैलेंज आपके लिए, आज रात सिर्फ सोने से पहले 10 मिनट निकालिए, बिना उसे सजाएं, अपनी सारी समस्याएं एक पेपर पर लिख दीजिए और जो महसूस करें उसे भी लिखिए। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम लिख तो लें पर एक्शन न लें तो क्या होगा, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, गेट गुड एट आस्किंग। क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी में बहुत कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम पूछते ही नहीं। हम बचपन से एक अजीब डर सीख लेते हैं, मांगना अच्छा नहीं लगता, ना कह दिया तो बुरा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे,
धीरे धीरे ये डर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम सपने तो देखते हैं, पर उन्हें पाने के लिए कभी खुलकर पूछते नहीं। और याद रहे, न पूछने की आदत चुपचाप जिंदगी को छोटा बना देती है। यदि आपको मदद चाहिए लेकिन आप मांगते नहीं, आपको मौका दिखता है लेकिन आप हाथ नहीं बढ़ाते, दिल में किसी चीज की इच्छा है पर आवाज नहीं है उस इच्छा को कहने की, और फिर हम कहते हैं किस्मत मेरा साथ नहीं देती। लेकिन सच ये है, कई बार किस्मत नहीं, हमारी झिझक रास्ता रोकती है। इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि जो पूछता है वही पाता है। याद रहे, पूछना कमजोरी नहीं है, पूछना क्लैरिटी है। पूछना ये स्वीकार करना है कि आपकी जरूरतें और सपने वैध है। जब आप सही तरह से पूछते हैं, ईमानदारी से, सम्मान के साथ, तो दुनिया जरा खुली नजर आती है। कल्पना कीजिए, आपने पहली बार डर के बावजूद अपने टीचर से सवाल पूछ लिया। उस समय आपका दिल थोड़ा तेज तेज धड़कता है, हथेलियों में हल्की सी कंपन होती है, लेकिन अंदर एक अजीब सी आवाज कि मैं आज अपना सवाल पूछकर ही रहूंगा, चाहे हाँ हो या ना। फिर आपको महसूस होता है कि मैंने अपने आप को रोका नहीं एक्शन लेने से। याद रहे, जिंदगी एक नंबर्स गेम है, पर हाँ से पहले कई ना आते हैं। लेकिन जो पूछता ही नहीं वो हर बार खुद को ही मना कर देता है। एक सवाल आपके लिए, आज किसी एक चीज के लिए साफ शब्दों में पूछिए, उसके परिणाम पर ध्यान मत दीजिए, बस अपनी हिम्मत पर ध्यान दीजिए कि आप पूछने के लिए तैयार हैं। आपने इतनी हिम्मत जुटा ली है। लेकिन अगर आप पूछना तो सीख जाएं पर अपने शरीर और ऊर्जा पर का ख्याल न रखें तो क्या होगा, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूस। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी थकान, चिड़चिड़ापन और कम ऊर्जा की वजह आपका शरीर हो, आपका भाग्य नहीं। हम जिंदगी बदलने की बात करते हैं, लक्ष्य, आदतें, सोच, लेकिन एक बुनियादी सवाल अक्सर छूट जाता है कि जिस शरीर में आप जी रहे हैं, क्या आप उसे सही ईंधन दे रहे हैं। अगर गाड़ी में घटिया पेट्रोल भरोगे तो इंजन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आवाज करेगा, रुकेगा, थक जाएगा और फिर खराब हो जाएगा। आज ज्यादातर लोग कहते हैं मन नहीं लगता, ऊर्जा नहीं रहती, हर समय भारीपन रहता है। लेकिन सच ये है, हम शरीर से उम्मीद हाई परफॉर्मेंस की रखते हैं और उसे देते हैं भारी खाना, अनियमित नींद और जहर जैसी जानकारी, और फिर हम तो खुद को दोष देते हैं। याद रहे, आपका शरीर ही आपका पहला मंदिर है। जब आप हल्का, ताजा और प्राकृतिक भोजन अपने शरीर को देते हैं, खासकर फ्रेश फ्रूट्स और जूस, तो शरीर सिर्फ चलता नहीं, जागता है। आपकी सोच साफ होती है, भावनाएं स्थिर होती है और जीवन का उत्साह वापस आता है। कल्पना कीजिए, सुबह का बेहतरीन मौसम है, धूप की पहली किरण आपकी बालकनी पर पड़ रही है और आपके हाथ में ताजा जूस का गिलास। आप पहला घूंट लेते ही आपके गले में ठंडक उभरती है और आपका शरीर कहता है धन्यवाद ईश्वर। आपने अपने दिन की शुरुआत थकान से नहीं, ताजगी से की है। आप जिंदगी से जितना बड़ा सपना चाहते हैं, शरीर को उतना ही साफ और समर्थन वाला बनाना होगा, क्योंकि आपका जीवन कमजोर शरीर पर खड़ा नहीं हो सकता। एक चैलेंज आपके लिए, अगले 7 दिनों तक सुबह कम से कम 1 गिलास ताजा फल जूस पीजिए। फर्क शरीर में महसूस करें, लेकिन सिर्फ शरीर को सही ईंधन देना काफी नहीं। अगर आपका माहौल गंदा हो तो इस रास्ते पर तक हटेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 7, रीड द आर्टिस्ट वे। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी जिंदगी में क्रिएटिविटी दब गई हो तो क्या आप सच में पूरा जीवन जी रहे हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटिंग या लिखने का नाम नहीं। क्रिएटिविटी वो ऊर्जा है जो आपकी सोच, काम और रिश्तों में जान भरती है। जब क्रिएटिविटी मरती है तो जिंदगी मैकेनिकल हो जाती है। बचपन में हम कल्पना करते थे, सवाल पूछते थे, नई चीजें आजमाने से डरते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, गलतियों का डर, लोगों की राय का डर और अंदर से प्रैक्टिकल बनो वाली आवाज हमारी क्रिएटिविटी को दबाती चली गई। हाँ, हम सुरक्षित तो हो गए, लेकिन जीवित महसूस करना भूल गए। याद रहे, हर इंसान जन्म से क्रिएटिव होता है। द आर्टिस्ट वे हमें याद दिलाती है
कि क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं, एक आदत है। हाँ, एक हैबिट। जब आप रोज थोड़ा सा लिखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो अंदर की सोई हुई आवाज़ फिर से बोलने लगती है। याद रहे, जब आप क्रिएटिविटी को जगह देते हैं तो सिर्फ काम नहीं बदलता, पूरा जीवन बदलने लगता है। आप वर्तमान में ज़्यादा प्रेजेंट होने लगते हैं, ज़्यादा शांत होने लगते हैं और ज़्यादा सच्चे होने लगते हैं। एक स्कूल टीचर जो पेशे से प्यार तो करती थी, लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते थक चुकी थी। जब एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी क्रिएटिविटी कहीं गायब हो चुकी है, उसके जीवन में कुछ कमी सा महसूस हो रहा है, उसकी कल्पना शक्ति थोड़ी कम हो गई है, तो उसने ये तय किया कि अब वो हर दिन क्लास के बाद अपने दिन के अनुभवों को लिखेगी। उसने आज बच्चों को क्या सिखाया, बच्चों ने आज उससे क्या पूछा, बच्चे उसके साथ कैसा महसूस करते हैं, वो बच्चों के साथ कैसा महसूस करती है, उसे और क्या नया कुछ करने की मंशा है। जब वो ऐसा कई दिनों तक करने लगी तो उसके जीवन में एक नई फ्रेशनेस लौट आई। एक सवाल आपके लिए, आज 5 मिनट बिना किसी मकसद के लिखिए या कोई स्केच बनाइए। सवाल सिर्फ इतना पूछिए, मैं सच में क्या महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर क्रिएटिविटी लौट आए और फिर भी आप दूसरों को जज करते रहें तो क्या होगा, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, स्टॉप कंडेमिंग। क्या आपने कभी गौर किया है, जिन बातों पर आप दूसरों को सबसे ज़्यादा जज करते हैं, अक्सर वही बातें आपको अंदर से सबसे ज़्यादा परेशान करती है। हम सबके पास एक आदत होती है, किसी की गलती दिखते ही उंगली उठाने की। घर में, ऑफिस में, रिश्तों में हम तुरंत फैसला सुना देते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है, दोष देना हमें सच में हल्का करता है या और भारी? दूसरों को दोष देना आसान है क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती, बस रिएक्शन चाहिए। पर इसका नुकसान गहरा होता है, रिश्तों में दूरी बढ़ती है, मन में कड़वाहट जमा होती है और सबसे बड़ी बात, हम खुद की जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। जब हम बार बार कहते हैं वो ऐसा है, वो वैसी है, तो हम खुद से पूछना बंद कर देते हैं कि मैं क्या बदल सकता हूँ। याद रहे, जिसे आप बार बार दोष देते हैं अक्सर वही आपकी ग्रोथ का आईना होता है। दूसरों की कमियां अक्सर हमारी अपनी अधूरी समझ होती है। दूसरों से असुरक्षा या डर हमारे अंदर के डर को उजागर करती है। और याद रहे, जब आप दोष देना बंद करते हैं तो 2 चीजें होती है, आपका मन शांत होता है, आपकी ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। याद रहे, आप दुनिया को बदलने नहीं आए हैं, आप खुद को जागरूक बनाने आए हैं। जब आप दोष देना छोड़ देते हैं तो जीवन अपने आप हल्का, साफ और अर्थपूर्ण हो जाता है। आज जब आप पर किसी का जजमेंट आए तो खुद से पूछिए, ये बात मुझे क्यों चुभ रही है। लेकिन अगर आप दोष देना बंद कर दें और फिर भी डिस्ट्रैक्शन आपको खींचते रहे तो क्या करेंगे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9, डोंट पिक अप द फोन एवरी टाइम इट रिंग्स। क्या आपने कभी गौर किया है, फोन की एक छोटी सी रिंग कैसे आपका पूरा ध्यान, मूड और दिशा बदल देती है। फोन हमारे हाथ में है, लेकिन क्या सच में हम उसके मालिक हैं? हर बीप, हर वाइब्रेशन हमें ये महसूस कराता है कि अभी जवाब देना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर कॉल आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम है? फ़ोन उठाने की आदत धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी को टुकड़ों में बांट देती है। हम काम के बीच में कॉल उठा लेते हैं, कुछ सोचते सोचते भी कोई मैसेज आ जाए तो मैसेज का जवाब देने लगते हैं। हम अपनों के साथ या परिवार के साथ बैठे होते हैं, तब भी नोटिफिकेशन पर हमारा ध्यान चला जाता है। हम इस तरह कहीं भी पूरे नहीं होते, हमारी मौजूदगी अधूरी ही रहती है। शरीर एक जगह, दिमाग दूसरी जगह, और दिन के अंत में लगता है पूरा दिन बीत गया पर कुछ गहराई से नहीं किया। याद रहे, फोन आपकी सुविधा के लिए है, आप फोन की सुविधा के लिए नहीं, क्योंकि हर कॉल अर्जेंट नहीं होती, हर इंटरप्शन जरूरी नहीं होता। जब आप ये चुनना सीख लेते हैं कि कब जवाब देना है और कब नहीं, तभी आप अपनी जिंदगी को फिर से फोकस दे पाते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी जरूरी काम में लगे हुए हैं, आपका फोन साइलेंट, आप पूरी तरह से उस काम में डूबे हुए हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई खिंचाव नहीं, सिर्फ आप और आपका काम, क्योंकि आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से हटा दिया है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि उस काम में होने के बाद भी आपका दिल हल्का महसूस करता है और आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि कंट्रोल पूरी तरह से मेरे पास है। क्योंकि हर बार फ़ोन उठाना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कई बार डिस्ट्रैक्शन होता है। और जो इंसान
अपने ध्यान की रक्षा करना सीख जाता है वही अपनी जिंदगी की दिशा तय करता है। आप भी दिन में 2 समय चुनिए जब ही कॉल और मैसेज को देखें। बाकी समय पे फ़ोन को साइलेंट रखिए और फिर महसूस कीजिए उस फर्क को जो उस एकाग्रता के समय आपको मिलेगा। लेकिन अगर फ़ोन से दूरी बना ली तो अब आप अपनी ज़िंदगी की कहानी कैसे बदलेंगे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 10 रीराइट योर लाइफ स्टोरी। अगर आज आपको अपनी ज़िंदगी की किताब एक नए पन्ने से लिखने का मौका मिल जाए तो आप पहली लाइन क्या लिखेंगे? हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को एक फिक्स स्टोरी मान लेते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, अब बदलने का समय निकल गया। लेकिन सच्चाई ये है, हर सुबह एक खाली पन्ना लेकर आती है। कल की कहानी आज की कहानी बनने के लिए मजबूरी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर की परिस्थितियाँ नहीं होती, अंदर चलती पुरानी स्क्रिप्ट होती है। बीते हुए फैसले, बीती हुई गलतियाँ और लोगों की राय, ये सब मिलकर हमें यकीन दिला देते हैं कि अब देर हो चुकी है। लेकिन यही सोच जिंदगी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। याद रहे, आप अपनी ज़िंदगी के लेखक हैं। ये आप तय करते हैं कि आप खुद को किस तरह देखते हैं, आगे किस दिशा में चलते हैं और किस कहानी को यहीं खत्म कर देते हैं। याद रहे, रीराइट करने का मतलब अतीत को मिटाना नहीं, उससे सीख लेकर एक बेहतर आने वाले कल का अध्याय लिखना है। और ज़िंदगी बदलने के लिए पूरा जीवन बदलने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अगला फैसला बदलना ही काफ़ी होता है। जो इंसान अपनी कहानी दोबारा लिखने की हिम्मत करता है वही सच में आज़ाद होता है। आज रात एक पन्ने पर लिखिए अपनी पुरानी कहानी 2 से 3 लाइन में और अपनी नई कहानी 2 से 3 लाइन में। अब जरा एक पल फिर से ठहरिए। आपने इस सफ़र में अपनी कॉलिंग को महसूस किया, अपने मन की आवाज़ को सुना, समय को थामना सीखा, समस्याओं को कागज पर उतारा, मांगने की हिम्मत की, शरीर और रचनात्मकता को जगह दी, दोष देना छोड़ दिया, ध्यान की रक्षा की और अपनी कहानी दोबारा लिखी। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, अगर आज की रात आपकी ज़िंदगी का आखिरी पन्ना हो तो क्या आपने वो ज़िंदगी जी है जिसे आप जीना चाहते थे? जब आप नहीं होंगे तो लोग आपको किस लिए याद करेंगे? आपके शब्दों के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए, उस एहसास के लिए जो आपने किसी के दिल में छोड़ दिया। क्योंकि सच ये है कि ज़िंदगी यादों की लंबाई से नहीं, असर की गहराई से मापी जाती है। और याद रहे, अगला पन्ना आज लिखा जाएगा, अभी लिखा जाएगा। तो जाइए ऐसी ज़िंदगी जिए कि जब एक दिन आपका नाम लिखा जाए तो कोई चुपचाप आंखें पोंछ ले। क्योंकि असली सवाल यही है कि जब तुम मरोगे तब तुम्हारे लिए कौन रोएगा?